नमस्कार साथियों, मैं लोकेश आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SRB एजुकेशन में। दोस्तों, अगर हमारी पोस्ट आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम अभियुक्त माध्यम नामक जो पुस्तक 11 और कक्षा 12 में चलती है उसके अध्याय फर्स्ट के बारे में पहले चर्चा की थी। संचार के बारे में, संचार के तत्वों के बारे में, संचार के प्रकारों के बारे में। आज हम जनसंचार की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस पहले वीडियो के लिंक पर आप वहां तक पहुंच जाएंगे। लिंक जनसंचार की विशेषताएं। जनसंचार में फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता है, यानी एक इसकी विशेषता बन जाती है कि जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता है। जनसंचार के श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का दायरा बहुत व्यापक होता है। जनसंचार के श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का दायरा बहुत व्यापक होता है। साथ ही उनका गठन भी बहुत पंचमेल होता है। जैसे किसी टेलीविज़न चैनल के दर्शकों में अमीर वर्ग भी हो सकता है, गरीब वर्ग भी, शहरी भी और ग्रामीण भी, पुरुष भी और महिलाएं भी, युवा तथा वृद्ध भी। इसके अलावा उनमें कोई दिल्ली में बैठा हो सकता है, कोई पटना में, लेकिन सभी एक ही समय पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख रहे हो सकते हैं। इसी से जुड़ी जनसंचार की एक प्रमुख विशेषता यह है कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। उनकी प्रकृति कैसी होती है? सार्वजनिक। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर्व्यक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं, यानी ये संदेश सबके लिए होते हैं। जनसंचार का संचार के अन्य रूपों से ये फर्क यह भी है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। प्राप्तकर्ता यानी पाठक, श्रोता और दर्शक संचारक को उसकी सार्वजनिक भूमिका के कारण पहचानता है। कैसे पहचानता है उसको? सार्वजनिक भूमिका के कारण। संचार के अन्य रूपों की तुलना में जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की ज़रूरत होती है, यानी उसके लिए एक औपचारिक संगठन की ज़रूरत होती है। औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना मुश्किल है। जैसे समाचार पत्र किसी संगठन से प्रकाशित होता है या रेडियो का प्रसारण किसी रेडियो संगठन की ओर से किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसमें ढेर सारे द्वारपाल गेट, हम या कह सकते हैं अंग्रेजी में गेट कीपर काम करते हैं। अब द्वारपाल कौन होते हैं? द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। यानी ये बात याद रखनी है आपको कि गेटकीपर कौन होते हैं। किसी जनसंचार माध्यम में काम करने वाले द्वारपाल ही तय करते हैं कि वहाँ किस तरह की सामग्री प्रकाशित या प्रसारित की जाएगी। जैसे किसी समाचार पत्र में संपादक और उसके सहायक संपादक, उपसंपादक आदि यह तय करते हैं कि समाचार पत्र में क्या छपेगा, कितना छपेगा और किस तरह छपेगा। इसी तरह
टीवी और रेडियो में भी द्वारपाल होते हैं जो उससे प्रसारित होने वाली सामग्री को निर्धारित करते हैं। जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। यह उसकी ही जिम्मेदारी है, यानी किसकी? यह उनकी ही, यानी द्वारपालों की ही जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों, आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करें और उसके बाद ही उनके प्रसारण या प्रकाशन की इजाज़त दें। अब है जनसंचार के कार्य। आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में संचार खूब इस्तेमाल करते हैं। निश्चय ही आप उसके उपयोग और कार्यों से बहुत हद तक परिचित हैं। संचार विशेषज्ञ के अनुसार संचार के कई कार्य हैं। इनमें कुछ कार्यों को हम यहाँ रेखांकित कर सकते हैं। नंबर 1 है संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए करते हैं, जैसे अपने दोस्त से किताब मांगने के लिए। दूसरा है नियंत्रण। संचार के जरिए हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, यानी उसे हम एक खास तरीके से व्यवहार करने के लिए कहते हैं। जैसे कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को नियंत्रित करते हैं। तीसरा है सूचना। कुछ जानने के लिए, कुछ बताने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। कुछ जानने के लिए या कुछ बताने के लिए भी हम संचार का उपयोग करते हैं। फिर चौथा है अभिव्यक्ति। संचार का उपयोग हम अपनी भावनाओं के अभिव्यक्ति के लिए या अपने को खास तरह से प्रस्तुत करने के लिए भी करते हैं। फिर 5वां है सामाजिक संपर्क। संचार का प्रयोग हम एक समूह में आपसी संपर्कों को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। फिर 6वां है संचार का प्रयोग अक्सर हम अपनी समस्याओं या किसी चिंता को दूर करने के लिए करते हैं, यानी अपनी समस्याओं को या किसी चिंता को दूर करने के लिए करते हैं। फिर आगे है 7 नंबर, संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि की किसी वस्तु या विषय के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। फिर 8 नंबर है, इसके साथ ही संचार का प्रयोग हम किसी भूमिका को पूरा करने के लिए करते हैं, क्योंकि यह परिस्थिति की मांग होती है। जैसे आप एक विद्यार्थी के रूप में या एक डॉक्टर या एक जज के रूप में अपनी भूमिका के अनुसार संचार करते हैं। फिर आगे है जनसंचार के कार्य। जिस प्रकार संचार के कई कार्य हैं, उसी तरह जनसंचार माध्यमों के भी कई कार्य हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार है। सूचना देना। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है वह सूचना देना। हमें उनके जरिए ही दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती है। हमारी ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के जरिए ही पूरा होता है। फिर दूसरा है शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है। यहाँ शिक्षित करने से आशय उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराने और
उसके प्रति सजग बनाने से है। फिर अगला कार्य है मनोरंजन करना। जनसंचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन है। सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत के टेप, वीडियो और किताबें आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन है। फिर अगला काम है एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं तो वे घटनाएं, मुद्दे या आम लोगों में चर्चा के विषय बन जाते हैं। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देते हैं। फिर अगला काम है निगरानी करना। किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक और प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी कर रखना भी है। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन या संस्था में कोई अनियमितता बरती जा रही है तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी जनसंचार माध्यमों की होती है। फिर अगला काम है विचार विमर्श के मंच। विचार विमर्श के मंच जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। इस तरह जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में भी काम करते हैं। फिर है भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास भारत में आज जनसंचार के आधुनिक माध्यम जिस रूप में मौजूद है उसकी प्रेरणा भले ही पश्चिमी जनसंचार माध्यम रहे हो, लेकिन हमारे देश में भी जनसंचार माध्यमों का इतिहास कम पुराना नहीं है। बड़ी सहजता के साथ इसके बीज पौराणिक काल के मिथकीय पात्रों में खोजे जा सकते हैं। देव ऋषि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है, जो वीणा की मधुर झंकार के साथ धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु थे। उन्हीं की तरह महाभारत काल में महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी को युद्ध की झलक दिखाने और उसका विवरण सुनाने के लिए जिस तरह संजय की परिकल्पना की गई है वह अत्यंत समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर इशारा करती है। जैसे देख लीजिए ये चित्र, ये भी जनसंचार भावना का एक चित्र है। जन भावनाओं को राज दरबार तक पहुंचाने और राजा का संदेश जनता के बीच प्रसारित करने की समृद्ध व्यवस्थाओं के उदाहरण बाद में भी दिखाई पड़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे सम्राटों के शासनकाल में स्थायी महत्व के संदेशों के लिए शिलालेखों और सामयिक या तात्कालिक संदेशों के लिए कच्ची स्याही या रंगों से संदेश लिख करके प्रदर्शित करने की व्यवस्था और मजबूत हुई। तब बाकायदा रोजनामचा यानी दैनिक जो कार्यक्रम उसको लिखने वाले जो पुस्तकें होती है उसको रोजनामचा कहते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में लिखना है, लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाने लगे और जनता के बीच संदेश भेजने के लिए भी सही व्यवस्था की गई। लेकिन भारतीय संचार परंपरा की खासियत यह भी
रही है कि राज दरबारों के समानांतर हमारे यहाँ लोक माध्यमों की भी सुलझी व्यवस्था मौजूद रही है। इसके संकेत प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। भीमबेटका के गुफा चित्र भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, उसकी गुफा चित्र इसके प्रमाण हैं। यह समानांतर व्यवस्था के बाद में कठपुतली और लोक नाट्यों की व्यवस्था के बाद में कठपुतली और लोक नाटकों की विविध शैलियों के रूप में दिखाई पड़ती है। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विविध नाट्य रूपों जैसे कथावाचन, बाउल पश्चिम बंगाल का एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है। सांग, रागनी, तमाशा, लावनी आप जानते ही हैं हरियाणा का है ये, नौटंकी, जात्रा, गंगा गौरी, यक्षगान आदि का विशेष महत्व है। इन विविधताओं के कलाकार मनोरंजन तो करते ही थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक संदेश पहुंचाने और जनमत निर्माण करने का काम भी करते थे। लेकिन जनसंचार के आधुनिक माध्यमों के जो रूप आज हमारे यहाँ है वे निश्चय ही हमें अंग्रेज़ों से मिले हैं। चाहे समाचार पत्र हो या रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट, सभी माध्यम पश्चिम से ही आए हैं। हमने शुरुआत में उन्हें उसी रूप में अपनाया, लेकिन धीरे धीरे वे हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंग बनते चले गए। चाहे फिल्में हो या टीवी सीरियल, एक समय के बाद वे भारतीय नाट्य परंपरा से परिचालित होने लगते हैं। इसलिए आज के जनसंचार माध्यमों का खाका भले पश्चिमी हो, लेकिन उनकी विषय वस्तु और रंग रूप भारतीय ही है, क्योंकि उसकी भूमिका भी कहीं अधिक बढ़ चली है। इसलिए जहाँ वे शासक वर्ग के लिए राष्ट्र निर्माण की दिशा तय करता है, वहीं जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। जनसंचार माध्यमों के वर्तमान प्रचलित रूपों में प्रमुख हैं समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट। इन माध्यमों के जरिए जो भी सामग्री आज जनता तक पहुंच रही है, राष्ट्र के मानस का निर्माण करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे अब है आगे समाचार पत्र पत्रिकाएं। जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया ही है। सबसे मजबूत कड़ी क्या है? पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया ही है। हालांकि अपने विशाल दर्शक वर्ग और तीव्रता के कारण रेडियो और टेलीविज़न की ताकत ज़्यादा मानी जा सकती है। उनकी ताकत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनके विशाल दर्शक वर्ग होता है, एक उनकी तीव्रता होती है सूचना को देने की। लेकिन वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम होने की वजह से, वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम होने की वजह से प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहेगा। आज भले ही प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जाता हो, लेकिन आरंभ में केवल प्रिंट माध्यमों के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता था। इसके तीन पहलू हैं। कौन कौन से पहलू हैं? देखो, पहला पहलू है समाचारों को संकलित करना। दूसरा है उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना, उनको संपादित करके छपने लायक बनाना। तीसरा है पत्र या पत्रिका के रूप में छाप करके पाठक तक पहुंचाना। हालांकि तीनों ही काम आपस में गहरे जुड़े हैं, लेकिन पत्रकारिता के तहत हम पहले दो कामों को ही लेते हैं, क्योंकि प्रकाशन और वितरण का कार्य तकनीकी और प्रबंधकीय विभागों के अधीन होते हैं, जबकि रिपोर्टिंग और संपादन के काम के लिए एक विशेष बौद्धिक और पत्रकारीय कौशल की अपेक्षा
होती है। जहां बाहर से खबरें लाने का काम संवाददाताओं का होता है, वहीं तमाम खबरों, लेखों, फीचरों को व्यवस्थित तरीके से संपादित करने और सुरुचिपूर्ण ढंग से छापने का काम संपादकीय विभाग में काम करने वाले संपादकों का होता है। आज पत्रकारिता का क्षेत्र भी बहुत व्यापक हो चला है। खबर का संबंध किसी एक या दो विषयों से नहीं होती। दुनिया के किसी भी कोने की घटना समाचार बन सकती है, बशर्ते कि उसमें पाठकों की दिलचस्पी हो, उसमें सार्वजनिक हित निहित हो। हालांकि दुनिया में अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए 400 साल हो गए हैं, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की, याद रखना है, भारत में इस पत्रकारिता की शुरुआत, अखबारी जो पत्रकारिता उसकी शुरुआत 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के एक पत्र का नाम है बंगाल गजट से हुई है, जो कलकत्ता, पहले नाम इसका कलकत्ता था, वर्तमान हम उसको कहते हैं कोलकाता, से निकला था। जबकि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र यानी सप्ताह में एक बार छपता था, उसका नाम था उदंत मार्तंड भी कलकत्ता से ही सन 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। हिंदी भाषा के विकास में शुरुआती अखबारों और पत्रिकाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लिहाज में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा, जिन्होंने कई पत्रिकाएं निकाली। आज़ादी के आंदोलन में भारतीय पत्रों ने अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने लोगों को जागरूक बनाने के लिए पत्रकार की भी भूमिका निभाई। गांधी जी को हम समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार कह सकते हैं, क्योंकि आज़ादी दिलाने में उनके पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ादी के पहले के प्रमुख पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, प्रताप नारायण मिश्र, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त हैं। उस समय के महत्वपूर्ण अखबारों में और पत्रिकाओं में केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत आदि प्रमुख हैं। देखो, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये कुछ उस समय भारत में प्रसारित होने वाले मुख्य पत्र और पत्रिकाएं हैं, जिनमें देखिए प्रथम है हिंदुस्तान, ये 2 नंबर पर है सरस्वती, ये 3 नंबर पर है हंस, ये 4 नंबर पर है मतवाला, ये 5 नंबर पर विशाल भारत। जैसे देखो, ये इसमें बताया हुआ है आज़ादी के दिन का हिंदुस्तान। 2 नंबर पर देखो ये हिंदुस्तान 1 नंबर पर जो चित्र में देखा आपने, फिर 2 नंबर चित्र में हिंदी के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सरस्वती, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, इसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रेमचंद द्वारा हंस, मुंशी प्रेमचंद द्वारा हंस का पहला अंक, 20वीं सदी के साहित्यिक बदलाव का मुख्य पत्र मतवाला। बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा संपादित विशाल भारत, ये जुलाई 1947 का है। ऐसे बहुत सारे पत्र थे, जैसे देखो ये जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा प्रचारित है बंगाल
गजट। लेकिन अब आगे पढ़ते हैं, देखो। लेकिन जहां आज़ादी के पहले पत्रकारिता का लक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्ति था, वहीं आज़ादी के बाद पत्रकारिता का लक्ष्य बदलने लगा। शुरुआती 2 दशकों तक पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध दिखती थी, लेकिन उसके बाद उसका चरित्र व्यावसायिक और प्रोफेशनल होने लगा। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि आज़ादी से पहले पत्रकारिता का मिशन पत्रकारिता एक मिशन थी, लेकिन आज़ादी के बाद वह एक व्यवसाय बन गई है। पत्रकारिता क्या बन गई है? एक व्यवसाय। वर्तमान में आज़ादी के बाद अधिकतर पुरानी पत्रिकाएं बंद हो गई और कई नए समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। आज़ादी के बाद प्रमुख हिंदी अखबारों में नव भारत टाइम्स, जनशता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और पत्रिकाओं में धर्मयुग, ये धर्मवीर भारती द्वारा प्रकाशित होती थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे और आउटलुक का नाम लिया जा सकता है। इनमें से कई पत्रिकाएं बंद हो चुकी है। आज़ादी के बाद के हिंदी के प्रमुख पत्रकारों में सच्चिदानंद हिरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभास जोशी, सर्वश्री दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह का नाम लिया जा सकता है। अब देखो रेडियो पत्रकारिता। पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वह है रेडियो। सन 1895 में जब इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी, कौन है? जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की, तब रेडियो जैसे माध्यम अस्तित्व में आए। लेकिन पहले विश्व युद्ध तक यह सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण औजार बन चुका था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब ये सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण औजार बन चुका था। शुरुआती रेडियो स्टेशन अमेरिकी शहर पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में खुले। पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो, अमेरिका के अंदर ये रेडियो स्टेशन खुले। भारत ने 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया। 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1936 में। और आज़ादी के समय तक देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, जिसका वर्तमान नाम मुंबई, कलकत्ता, वर्तमान नाम कोलकाता, मद्रास, वर्तमान उसको चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर। जाहिर है इनमें से 3 रेडियो स्टेशन विभाजन के साथ पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। कौन कौन से? ढाका, लाहौर और पेशावर। आज़ादी के बाद भारत में रेडियो एक बेहद ताकतवर माध्यम के रूप में विकसित हुआ।
एक धर्मनिरपेक्ष लोक हितकारी राष्ट्र के जन माध्यम के तौर पर देश के नवनिर्माण में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचनाओं और शिक्षा के अलावा देश की सामाजिक संस्कृति को उभारने और राष्ट्रीय नवनिर्माण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों को एक आवाज़ देने का काम रेडियो ने किया। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। देश की 96% आबादी तक इसकी पहुंच है। 1993 में एफएम की फुल फॉर्म होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत के बाद रेडियो के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां भी आगे आई, लेकिन अभी उन्हें समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति नहीं है। 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नाम से, याद रखना है, 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नाम के स्वायत्तशासी निकाय को सौंप दिया गया। असल में लंबे अरसे तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण रेडियो में आ गई जड़ता को तोड़ने की पहल 1995 में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले ने की। इस फैसले में कहा गया कि ध्वनि तरंगों पर, ये जो 1995 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया, उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि ध्वनि तरंगों पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता और उन्हें मुक्त किया जाना चाहिए। एफएम के दूसरे चरण के साथ देश के 90 शहरों में 350 से अधिक निजी एफएम चैनल शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही सामुदायिक या कम्युनिटी रेडियो केंद्रों के आ जाने से देश में रेडियो की नई संस्कृति अस्तित्व में आ रही है। रेडियो एक ध्वनि माध्यम है। इसकी तात्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा है। गांधी जी ने रेडियो को क्या कहा है? एक अद्भुत शक्ति। ध्वनि तरंगों के जरिए यह देश के कोने कोने तक पहुंचता है। दूर दराज के गांवों में जहां संचार और मनोरंजन के अन्य साधन नहीं होते, वहां रेडियो ही एकमात्र साधन है बाहरी दुनिया से जुड़ने का। फिर अखबारों और टेलीविज़न की तुलना में यह बहुत सस्ता भी है। इसलिए भारत के दूर दराज के इलाकों में लोगों ने रेडियो क्लब बना लिए हैं। आकाशवाणी के अलावा सैकड़ों निजी एफएम स्टेशनों और बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, डॉयचे वेले रेडियो, ये जर्मनी का है, मॉस्को रेडियो पेइचिंग, रेडियो ऑस्ट्रेलिया जैसे कई विदेशी प्रसारण और हैम एमेच्योर रेडियो क्लब स्वतंत्र समूह द्वारा संचालित पंजीकृत रेडियो स्टेशन का जाल बिछा हुआ है। फिर अगला माध्यम है टेलीविज़न। आज टेलीविज़न जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। प्रिंट मीडिया के शब्दों और रेडियो की ध्वनियों के साथ जब टेलीविज़न के दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। पश्चिमी देशों में रेडियो के विकास के साथ ही टेलीविज़न पर भी प्रयोग शुरू हो गए थे।
1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया। 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया। 1936 तक बीबीसी ने भी अपनी टेलीविज़न सेवा शुरू कर दी थी। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई। कब होती है? 15 सितंबर 1959 को किसके तहत होती है? यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना थी, उसके आधार पर होती है। इसका मकसद टेलीविज़न के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। मकसद क्या था? उद्देश्य क्या था? शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। इसके तहत दिल्ली के आसपास के गांवों में 2 टीवी सेट लगाए गए जिन्हें 200 लोगों ने देखा। इस हफ्ते यह हफ्ते में 2 बार एक सप्ताह में 2 बार 1-1 घंटे के लिए दिखाया जाता था। लेकिन 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ। तब रोज 1 घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाया जाने लगा। 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास, लखनऊ में टीवी सेंटर खुल गए थे। लेकिन 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा थी। 1 अप्रैल 1976 से इसे अलग कर दिया गया। इसे दूरदर्शन नाम दिया गया। ये आकाशवाणी से अलग कब होती है? 1 अप्रैल 1976 से इसे अलग कर दिया गया। इसे क्या नाम दिया गया? दूरदर्शन का नाम। 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई। इसकी रजत जयंती कब मनाई गई? 1984 में। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दूरदर्शन की ताकत का एहसास था। वह देश भर में टेलीविज़न केंद्रों का जाल बिछाना चाहती थी। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समिति गठित की। किसकी अध्यक्षता में? प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में। इसका किसके लिए? दूरदर्शन के कार्यक्रमों में गुणवत्ता में सुधार के लिए। दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए। जोशी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमारे जैसे समाज में जहां पुराने मूल्य टूट रहे हों और नए बन रहे हों, वहां दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। समिति के मुताबिक जनसंचार माध्यम के बतौर भारत में दूरदर्शन के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। ये उद्देश्य हैं: सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन। दूरदर्शन ने देश की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय सेवा की।
लेकिन लंबे समय तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण इसमें ताजगी का अभाव खटकने लगा और पत्रकारिता के निष्पक्ष माध्यम के तौर पर यह अपनी जगह निष्पक्ष माध्यम के तौर पर यह अपनी जगह नहीं बना पाया। अलबत्ता मनोरंजन की एक लोकप्रिय माध्यम के तौर पर इसने अपनी एक खास जगह बना ली। यानी किसके आधार पर? मनोरंजन के तौर पर। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान दुनिया भर के लोगों ने केबल टीवी के जरिए युद्धों का सीधा प्रसारण देखा। ये एक अलग ही तरह का अनुभव था। बाद में यानी खाड़ी युद्ध कब होता है? 1991 में। बाद में ये भी कहा गया है कि यह युद्ध जितना अमेरिकी सेनाओं ने लड़ा उतना ही CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क नामक टीवी के चैनल ने लड़ा। इसके बाद भारत में भी टीवी की दुनिया में निजी चैनलों की शुरुआत हुई। टीवी की दुनिया में निजी चैनलों की शुरुआत हुई। विदेशी चैनलों को प्रसारण की अनुमति दी गई और इसके साथ ही भारत में CNN, BBC जैसे चैनल दिखाए जाने लगे। जल्द ही स्टार टीवी जैसे चैनलों ने अपने भारत केंद्रित समाचार चैनल भी आरंभ कर दिए। इसके अलावा डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक जैसे शैक्षिक और मनोरंजन चैनलों के साथ ही FTV, MTV, VTV जैसे विशुद्ध पश्चिमी किस्म के चैनल भी दिखने लगे। कुछ लोगों ने इसे देश पर सांस्कृतिक हमला भी कहा और इन चैनलों का विरोध किया, लेकिन टेलीविज़न का असली विस्तार तब हुआ जब भारत में देसी निजी चैनलों की बाढ़ आने लगी। अक्टूबर 1993 में GTV और स्टार टीवी के बीच अनुबंध हुआ। उसके बाद समाचार के क्षेत्र में भी जी न्यूज़ और स्टार न्यूज़ नामक चैनल आए। सन 2002 में आज तक के स्वतंत्र चैनल के रूप में आने के बाद तो जैसे समाचार चैनलों की बाढ़ ही आ गई। जहां पहले हमारे सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन का उद्देश्य प्रसार करने वाले प्रसारक दूरदर्शन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उन्नयन था, वहीं इन निजी चैनलों का मकसद व्यावसायिक लाभ कमाना रह गया। इससे यहाँ टेलीविज़न समाचार को निष्पक्षता की पहचान मिली, उसमें ताजगी आई, वह पेशेवर हुए। वहीं एक अंधी होड़ के कारण अनेक बार पत्रकारिता के मूल्य और उसकी नैतिकता का भी हनन हुआ। इसके बावजूद आज पूरे भारत में 200 से अधिक चैनल प्रसारित हो रहे हैं और नए नए चैनलों की बाढ़ आ रही है। अगला जनसंचार का माध्यम है सिनेमा। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा। हालांकि यह जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता है, यानी यह सीधे तौर पर सूचना नहीं देता, लेकिन परोक्ष रूप में यानी अप्रत्यक्ष रूप में सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। सिनेमा को मनोरंजन के एक सशक्त माध्यम के तौर पर देखा जा सकता है। मनोरंजन का सबसे सशक्त माध्यम है तो वह है सिनेमा। पुरानी फिल्मों के कुछ चित्र, ये देखिए पुरानी फिल्मों के कुछ चित्र है। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय, अब सिनेमा का आविष्कार श्रेय किसे जाता है? सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। किसको जाता है? थॉमस अल्वा एडिसन को। यह 1883 में मिनेटिस्कोप यानी जो वीडियोग्राफी बनाने की एक छोटी स्कोप है,
उसको मिनेटिस्कोप कहते हैं, की खोज के साथ जुड़ा हुआ है। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन, यानी ये जो 1894 फ्रांस में बनती है पहली फिल्म, उसका नाम है द अराइवल ऑफ ट्रेन। सिनेमा की तकनीकी में तेजी से विकास हुआ और जल्दी ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छे फिल्में बनने लगी। भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। भारत में पहली मूक ने बिना बोले हुए गूंगी फिल्म, बिना आवाज़ की फिल्म, उसको मूक फिल्म कहते हैं, बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। ये फिल्म थी 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र। 1913 में बनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र। इसके बाद के 2 दशकों में कई और मूक फिल्में बनी। इनके कथानक कौन है? धर्म, इतिहास और लोक गाथाओं के इर्द गिर्द बुने जाते रहे हैं। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। पहली बोलती फिल्म बनी है, उसका नाम है आलम आरा, जो कब बनती 1931 में। इसके बाद बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ आज़ादी के बाद, जहां एक तरफ भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़कर आवाज़ देने की कोशिश की, वहीं लोकप्रिय सिनेमा ने व्यावसायिकता का रास्ता अपनाया। एक तरफ पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, सोहराब मोदी, गुरुदत्त जैसे फिल्मकार थे, तो दूसरी तरफ सत्यजीत राय जैसे फिल्मकार। 70 के दशक तक सिनेमा के मूल में प्रेम, फंतासी और एक कभी ने हारने वाले सुपर नेचुरल हीरो की परिकल्पना रही है। कहानियों में कुछ न कुछ संदेश देने की भी कोशिश हुई, लेकिन बहुत ही अव्यवहारिक तरीके से। इनका सही व्यवहारिक तरीका सही नहीं था। 70 और 80 के दशक में कुछ फिल्मकारों ने महसूस किया कि सिनेमा जैसे सशक्त संचार माध्यम का इस्तेमाल आम लोगों में चेतना फैलाने, उसे व्यवहारिक जीवन की समस्याओं से जोड़ने और अन्याय के खिलाफ एक कलात्मक अभिव्यक्ति के तौर पर किया जाए। यही समानांतर सिनेमा का दौर था और इसे अंकुर, निशांत, अर्धसत्य जैसी फिल्में बनती है। इस दौरान क्या बनती है? अंकुर, निशांत, अर्धसत्य जैसी फिल्में बनी। हालांकि सत्यजीत राय ने 50 के दशक में ही पथेर पांचाली नामक बनाकर इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन समानांतर सिनेमा ने एक आंदोलन की शक्ल ली। 60 के दशक की आखिरी वर्षों में और 70 के दशक में यह आंदोलन 80 के दशक में भी जारी रहा। इस धारा में सत्यजीत राय के अलावा श्याम बनेगल, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, अदूर गोपाल कृष्णन, एम.एस. सथ्यू, गोविंद निहलानी जैसे फिल्मकार शामिल हुए। लेकिन बाजारवाद और व्यावसायिकता के दबाव में समानांतर या कला फिल्मों का दौर 80 के दशक में ही खत्म होने लगा। एक बार फिर लोकप्रिय मुंबईया फिल्में छाने लगी, यानी मुंबई बॉलीवुड वाली फिल्में। दरअसल हिंदी सिनेमा पर शुरू से ही पॉपुलर या लोकप्रिय फिल्मों का दबदबा रहा। कला फिल्मों को समानांतर सिनेमा इसलिए भी कहा गया, कला फिल्म उसको समानांतर सिनेमा इसलिए भी कहा गया क्योंकि वे अपनी अंतर्वस्तु में लोकप्रिय फिल्मों के समानांतर चलती थी। कला फिल्मों के कमजोर पड़ने के साथ एक बार फिर पॉपुलर और लोकप्रिय सिनेमा हावी हो गया और तकनीक कथानक पर भारी पड़ने लगी। भारतीय सिनेमा में पारिवारिक फिल्मों की भी एक धारा लगातार चलती रही है। हल्के फुल्के हास्य और एक आदमी के परिवार की खट्टी मीठी कहानी पर बनी इस साफ सुथरी फिल्मों को भी खूब पसंद किया गया।
लोकप्रिय और पारिवारिक फिल्मों की पहुंच गांव और शहर के साधारण दर्शकों तक रहती आई है। इस तरह फिल्मों में दर्शकों को बांधने वाला कथानक, रोजमर्रा की समस्याएं, मधुर संगीत, पारंपरिक नृत्य और संस्कृति के कई आयाम दिखाई देते हैं। इस धारा के फिल्मकारों में राज कपूर, गुरुदत्त, विमल राय, ऋषिकेश मुखर्जी, बसु चटर्जी जैसे कई नाम हैं। लेकिन 80 के और 90 के दशक में मुंबईया सिनेमा पर व्यावसायिकता का नशा इस कदर छाता गया कि फार्मूला फिल्में फिल्मकारों के लिए मुनाफा कमाने का सबसे बड़ा हथियार बन गई। ऐसी फिल्मों के केंद्र में रोमांस, हिंसा, सेक्स, एक्शन को रखा जाता रहा है। कहने के लिए हर फिल्म में कोई न कोई सामाजिक संदेश देने की औपचारिकता निभाई जाती थी, लेकिन इनका मकसद महज पैसा कमाना है। ऐसी फिल्मों ने खासकर युवाओं के मन में बहुत गलत प्रभाव छोड़ा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सिनेमा जनसंचार के एक बेहतरीन और सबसे ताकतवर माध्यमों में से एक है। इसके कई और आयाम भी हैं। यह मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने का, लोगों में नई सोच विकसित करने का और अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से लोगों को सपने की दुनिया में ले जाने का माध्यम भी है। मौजूदा समय में भारत हर साल लगभग 800 फिल्में हर साल लगभग 800 फिल्मों का निर्माण करता है और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया है। यहाँ हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषा और बोली में फिल्में बनती है और खूब चलती है। अब अगला माध्यम है इंटरनेट। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। उसकी पहुँच दुनिया के कोने कोने तक है और उसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। उसमें सारे माध्यमों का समागम है, सभी माध्यम इसी में मिले हुए हैं। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने से छपने वाले अखबार या पत्रिका में छपी सामग्री पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं और विश्वव्यापी जाल के भीतर जमा करोड़ों पन्नों में से पल भर में अपने मतलब की सामग्री खोज सकते हैं। यह एक अंतर क्रियात्मक माध्यम है, यानी आप इसमें मूक दर्शक नहीं हैं। आप सवाल जवाब, बहस, मुबाहिसों में भाग ले सकते हैं। आप चैट कर सकते हैं। आप और मन हो तो आप अपना ब्लॉग बनाकर पत्रकारिता की किसी बहस के सूत्रधार बन सकते हैं। इंटरनेट ने हमें मीडिया समागम यानी कन्वर्जेंस के युग में पहुंचा दिया है और संचार की नई संभावनाएं जगा दी है। हर माध्यम में कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं। इंटरनेट ने जहां पढ़ने लिखने वालों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के नए कपाट खोले हैं, हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है, वहीं इसमें कुछ खामियां भी हैं। पहली खामी तो यानी उसकी कुछ कमियां हैं। तो पहली कमी क्या है? यह है कि उसमें लाखों अश्लील पन्ने भर दिए गए हैं। इसमें लाखों अश्लील पन्ने भर दिए गए हैं, जिसका बच्चों के कोमल मन पर बुरा असर पड़ सकता है। दूसरी खामी यह है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। हाल के वर्षों में इंटरनेट के दुरुपयोग की कई घटनाएं सामने आई है। अब है जनसंचार माध्यमों का प्रभाव।
आज के संचार प्रधान समाज में जन संचार माध्यमों के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारी जीवन शैली पर जन संचार माध्यमों का ज़बरदस्त असर है। अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती। जो अखबार नहीं पढ़ते वे रोज़मर्रा की खबरों के लिए रेडियो या टीवी पर निर्भर रहते हैं। हमारी महानगरीय युवा पीढ़ी समाचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का उपयोग करने लगी है। खरीद फरोख्त फरोख्त के हमारे फैसलों तक पर विज्ञापनों का असर साफ देखा जा सकता है। यहाँ तक कि शादी ब्याह के लिए भी लोगों की अखबार या इंटरनेट के मैट्रिमोनियल पर निर्भरता बढ़ने लगी है। टिकट बुक कराने और टेलीफोन का बिल जमा कराने के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसी तरह फुर्सत के क्षणों में टीवी सिनेमा पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों और फिल्मों के जरिए हम अपना मनोरंजन करते हैं। अपनी सेहत से लेकर धर्म अध्यात्म तक के बारे में हम जानकारी जन संचार माध्यमों से मिल रही है। आप माने या न माने, जन संचार माध्यम आज एक उत्पाद की तरह हमारे घरों में घुस आए हैं। वे हमारी जीवन शैली को प्रभावित कर रहे हैं और हम उन्हें चाहते हुए भी रोक नहीं सकते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जन संचार माध्यमों ने हमारे जीवन को और ज़्यादा सरल, हमारी क्षमताओं को और ज़्यादा समर्थ, हमारे सामाजिक जीवन को और अधिक सक्रिय बनाया है। साथ ही उन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन को गतिशील और पारदर्शी बनाया है। सूचनाओं और जानकारियों के आदान प्रदान से लेकर लोगों को एक दूसरे से जोड़ने और बहस और तथा विचार विमर्श से लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने तक में जनसंचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज राष्ट्रीय स्तर पर हमारी राजनीति और हमारी अर्थनीति तक जनसंचार माध्यमों से प्रभावित होती है। खासकर आपातकाल के बाद जनसंचार माध्यमों की ताकत लगातार बढ़ी है और राष्ट्रीय जीवन में उनका हस्तक्षेप भी बढ़ा है। वे न सिर्फ सरकार के कामकाज की निगरानी करते हैं बल्कि सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर फैलते भ्रष्टाचार, मानवाधिकार हनन, सांप्रदायिकता जैसे मामलों को जनसंचार माध्यमों ने लगातार उठाया है और लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश ही है। हाल के वर्षों में स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सामने आया है, जैसे तहलका कांड हो या ऑपरेशन दुर्योधन, चक्रव्यूह, सब ने यही साबित किया है कि यदि चाहे तो जनसंचार माध्यम सत्ता के शिखर को भी हिला सकते हैं। लेकिन जनसंचार माध्यमों के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। अगर सावधानी से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो लोगों पर उनका बुरा प्रभाव भी पड़ता है। सबसे पहली बात तो यह है कि सिनेमा और टीवी जैसे संचार माध्यम काल्पनिक और लुभावनी कथाओं के जरिए लोगों को एक नकली दुनिया में पहुंचा देते हैं जिसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता है। इस कारण लोग उसके वैसे ही व्यसनी बन जाते हैं जैसे किसी मादक पदार्थ के। नतीजा यह होता है कि वे अपनी वास्तविक समस्याओं का समाधान काल्पनिक दुनिया में ढूंढने लगते हैं। इससे लोगों में पलायनवादी प्रवृत्ति पैदा होती है। जनसंचार माध्यमों खासकर सिनेमा पर यह आरोप भी लगता रहा है कि उन्होंने समाज में हिंसा, अश्लीलता और असामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहित करने में अगुवा की भूमिका निभाई है। हालांकि विशेषज्ञों का यह मानना है कि जनसंचार माध्यमों का लोगों पर उतना वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता जितना उसके बारे में समझा जाता है। लेकिन जनसंचार माध्यमों के प्रभाव को लेकर कुछ
धारणाएं इस प्रकार है। जनसंचार माध्यम लोगों के व्यवहार और आदतों में परिवर्तन के बजाय उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल और उन्हें और ज़्यादा मजबूत करने का काम करते हैं। इस तरह यह माना जाता है कि जनसंचार माध्यमों का उन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है जो किसी चीज़ के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है या अनिश्चय में है। जनसंचार माध्यमों का प्रभाव तब और अधिक बढ़ जाता है जब लगभग सारे माध्यम एक ही समय में एक ही बात कहने लगते हैं, साथ ही जब कई मुद्दों के बजाय किसी एक मुद्दों को बहुत अधिक उछालने लगते हैं और बार बार उन्हीं संदेशों, छवियों, विचारों को दोहराने लगते हैं, तभी उनका गहरा प्रभाव पड़ता है। आप अक्सर देखते होंगे कि अखबारों और टेलीविज़न चैनलों में किसी खास खबर या मुद्दे को ज़रूरत से ज़्यादा उछाला जाता है, जबकि कुछ अन्य मुद्दों और खबरों को बिल्कुल जगह नहीं मिलती। ये देखा गया है कि अक्सर उन मुद्दों और सवालों को अधिक उछाला जाता है जिनसे समाज के ताकतवर वर्गों के हित जुड़े हुए हैं या जो निहायत सतही और अनावश्यक है। इसके साथ ही अक्सर उन मुद्दों और सवालों को नज़रअंदाज किया जाता है जिनका संबंध व्यापक जनसमुदाय, खासकर समाज के कमज़ोर वर्गों से होता है। पिछले 1-1.5 दशक में भारत में कई ऐसे मौके आए जब जनसंचार माध्यमों ने उन मुद्दों को खूब हवा दी जो कहीं न कहीं बहुसंख्यकों या समाज के ताकतवर वर्गों के हितों से जुड़े हुए थे। जनसंचार माध्यमों के प्रभाव के संदर्भ में यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उन पर किसका नियंत्रण है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि जनसंचार माध्यमों का संबंध सार्वजनिक हित से जुड़ा है। उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये एक तथ्य है कि अधिकांश जनसंचार माध्यमों पर कंपनियों या व्यक्तियों का स्वामित्व है। वे उन्हें सार्वजनिक हित से ज़्यादा अपने व्यावसायिक मुनाफे को ध्यान में रखकर संचालित करते हैं। इसका सीधा असर जनसंचार माध्यमों की अंतर्वस्तु पर पड़ता है। कई मौके पर विज्ञापन दाताओं के हितों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके लिए तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ और सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जाती है। मीडिया के जरिए लोगों को एक खास तरह की जीवन शैली में ढालने की कोशिश की जाती है। बहुतरे विश्लेषकों का मानना है कि उपभोक्तावाद के विकास और फैलाव में जनसंचार माध्यमों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। फैशन से लेकर खान पान तक में लोगों की रुचियों और आदतों को बदलने में जनसंचार माध्यमों की भूमिका देखी जा सकती है। खासकर बच्चों और युवाओं पर जनसंचार माध्यमों के जरिए पेश की जा रही आधुनिक उपभोक्तावादी जीवन शैली का गहरा प्रभाव पड़ रहा है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जनसंचार माध्यमों ने जहां एक और लोगों को सचेत और जागरूक बनाने में अहम भूमिका निभाई है, वहीं उसके नकारात्मक प्रभावों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट है कि जनसंचार माध्यमों के बिना आज सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में यह ज़रूरी है कि हम जनसंचार माध्यमों से प्रसारित और प्रकाशित सामग्री को निष्क्रिय तरीके से ग्रहण करने के बजाय उसे सक्रिय तरीके से सोच विचार करके और आलोचनात्मक विश्लेषण के बाद ही स्वीकार करें। एक जागरूक पाठक, दर्शक और श्रोता के बतौर हमें अपनी आँख, कान, दिमाग हमेशा खुले रखने चाहिए। जनसंचार माध्यम, संभावनाएं और खतरे। सामाजिक विकास और आधुनिकीकरण के संदर्भ में यदि संचार के इन प्रकारों पर हम विचार करें तो इस क्षेत्र में उसकी कई संभावनाएं स्पष्ट होंगी। संचार साधनों को उचित दिशा देकर नए मूल्य प्रतिष्ठित कराए जा सकते हैं। समाज को परंपरा से प्रगति की ओर मोड़ा जा सकता है। उनकी सहायता से जनमानस को आधुनिकीकरण के लक्ष्यों और कार्यक्रमों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जनसंचार के साधन उनके सम्मुख नए जीवन का एक
आकर्षक विकल्प प्रस्तुत कर उन्हें जड़ता का मार्ग छोड़ सक्रियता की राह अपनाने की प्रेरणा दे सकते हैं। जागृति जनमत प्रगति की अनिवार्य शर्तें हैं और इसे तैयार करने में जनसंचार के माध्यमों की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मनोरंजन के साथ साथ विकास का संदेश बड़े सार्थक ढंग से जनसाधारण तक पहुंचाया जा सकता है। इन प्रभावशाली संभावनाओं के साथ संचार की सीमाओं पर ध्यान रखना भी आवश्यक है। संचार एक अस्त्र है, उसका सदुपयोग भी हो सकता है। एक क्या है? अस्त्र। उसका सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी। मूल प्रश्न है, ये अस्त्र किसके हाथ में है? क्या उनमें इन साधनों का कल्पनाशील और सार्थक उपयोग करने की कितनी क्षमता है? दूसरे शब्दों में, इन साधनों का उपयोग कौन किस उद्देश्य से और कितनी क्षमता से कर रहा है? कुछ हाथों में यदि संचार प्रगति का प्रेरक बन सकता है तो दूसरे हाथ उसे परंपरा का पोषक बना सकते हैं। उनका उपयोग देश का ध्यान महत्वपूर्ण समस्याओं से हटाकर अर्थहीन प्रश्नों में उलझाई रखने के लिए भी किया जा सकता है। कभी कभी संचार प्रगति का स्थान ले लेता है। वास्तविक प्रगति कम होती है पर उसे और काल्पनिक प्रगति को संचार के साधन इतने आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि जनता शब्दों के मोहक इंद्रजाल में दिशा भ्रमित हो जाती है। इसके विपरीत अयोग्य संचारकर्ता आशायुक्त संदेशों को कल्पनाहीन तथा अनाकर्षक ढंग से प्रस्तुत कर उनकी हत्या कर सकते हैं। संचार वस्तुतः दुधारी अस्त्र है, यानी दोनों तरफ धार वाली, जिसका उपयोग बड़ी ही सावधानी से होना चाहिए। ये बात प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे के भाषण पर आधारित पुस्तिका संचार और विकास, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली से ये तथ्य लिया गया है। लिपि से मुद्रण तक का सफर। लिपि का आविष्कार संचार के क्षेत्र में दूसरी बड़ी क्रांति थी। ध्वनि पर अवलंबित लिपि के विकास के पूर्व मानव ने भाषा के अतिरिक्त अभिव्यक्ति के कई अन्य माध्यमों के प्रयोग किए थे। चित्रलिपि या पिक्टोग्राफी इसी तरह का एक प्रयोग था। यह लेखन विधि चित्रों की एक श्रृंखला द्वारा किसी घटना या स्थिति का स्वरूप प्रस्तुत करती थी। चित्रलिपि भाषा में जुड़ी नहीं होती, इसलिए उसकी मौखिक अभिव्यक्ति किसी भी भाषा में संभव होती है। आवश्यकता होती है चित्र को समझना। आवश्यकता किस बात की होती है? चित्र को समझना। प्रागैतिहासिक मानव ने संसार के विभिन्न भागों में इस लेखन शैली का प्रयोग किया। पिक्टोग्राफी के कुछ रूपों ने विकसित होकर ऑडियोग्राफी का रूप लिया। किसका रूप लिया? ऑडियोग्राफी का। यह चित्रलिपि का संवर्धित रूप था। यह चित्रलिपि का संवर्धित यानी बढ़ा हुआ, विकसित हुआ रूप था और उसमें स्थितियों और घटनाओं के प्रस्तुतिकरण के साथ अमूर्त विचारों की अभिव्यक्ति की असीमित शक्ति भी थी। प्रतीक अब केवल वस्तुओं और स्थितियों का चित्रण नहीं करते थे, वे उसमें उनसे संबंधित विचारों और संबंधों को भी अभिव्यक्त करते थे। चित्रलिपि में छोटा सा वृत्त सूर्य का प्रतिनिधित्व करता था। छोटा सा वृत्त वो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता था। ऑडियोग्राफी में संदर्भ के अनुसार उससे ताप, प्रकाश और दिन का बोध भी होने लगा। इस लिपि में भी प्रस्तुत प्रतीक और उसके बोले हुए में प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। चित्रलिपि की तरह ये भी भाषा संबंध नहीं थी। ध्वनि पर आधारित लिपियों के विकास के
पहले कई संक्रमणकालीन लिपियां आई और जो मूलतः ऑडियोग्राफी थी, पर जिनमें धीरे धीरे ध्वनि आधारित तत्व सम्मिलित हो रहे थे। प्राचीन प्राचीन मेसोपोटामिया और कीट की तथा हिट्टियाइट कीट की तथा हिट्टियाइट लिपियां इस वर्ग की हैं। लिपियों के विकास के अगले चरण और भी महत्वपूर्ण थे। एक और लिगोग्राफी का विकास हुआ, जिसमें प्रत्येक शब्द के लिए एक स्वतंत्र चिन्ह था। यानी जिसके शब्द के लिए क्या था, स्वतंत्र चिन्ह, उसको कहते हैं लोगोग्राफी। इस लिपि को शब्द लेखन भी कह सकते थे। इस लिपि को क्या कहते हैं, शब्द लेखन भी कह सकते हैं। दूसरी धारा थी ध्वनियों के आधार पर लिपियों के विकास की, जिसका चरम उत्कर्ष अक्षरों के आविष्कार में हुआ। इन लिपियों ने लेखन के स्वतंत्र रूप का अंत कर उसे केवल भाषा की अभिव्यक्ति का एक माध्यम बना दिया। इस क्रांति के प्रभाव बड़े व्यापक थे। लिपि विहीन भाषाओं ने ज्ञान विज्ञान की परंपरा का वहन किया था। उनमें साहित्य के विभिन्न रूपों की रचना हुई थी और सूक्ष्म दार्शनिक चिंतन भी किया गया था। उस साहित्य को स्थायित्व देने में कठिनाइयाँ थी। लिपि ने उन्हें बड़ी मात्रा में दूर किया। पत्तों, मिट्टी की पतली ईंटों, पत्थर, चमड़े, वस्त्र आदि पर लिखकर मनुष्य ने अपने संचित ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने का यत्न किया। लिपि एक रहस्यमय और चमत्कारी शक्ति थी। जिस पर अधिकार रखने वाले थोड़े से लोगों को समाज में ऊंचा स्थान मिला। इस तरह ज्ञान एक छोटे से वर्ग के हाथ में आ गया, जिसने उसका उपयोग बहुत कुछ अपने हित में किया। ये दूसरी बात है कि आगे चलकर इसी ज्ञान का व्यापक प्रसार हुआ। ये स्थिति संसार की चौथी क्रांति ने बदली, जिसे कागज और मुद्रण की संयुक्त क्रांति मानना उचित होगा। कागज का आविष्कार मुद्रण के आविष्कार के बहुत पहले हो गया था, पर क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन उसी समय स्पष्ट हुए जब कागज और छपाई का मिलन हुआ। कागज के आविष्कार का श्रेय चीन के साई लुन को दिया जाता है, जिसने ईस्वी सन 105 में वृक्षों की कूटी हुई छाल, सन, पुराने कपड़े और मछली पकड़ने के पुराने जालों के उपयोग से कागज बनाया। 500 वर्षों तक ये शिल्प चीन में ही रहा। 7वीं सदी के आरंभ में ये कला जापान पहुंची और बौद्ध भिक्षुओं ने मलबरी वृक्ष की, कौन सा वृक्ष ध्यान रखना, मलबरी वृक्ष की छाल से कागज बनाना आरंभ किया। इसी देश में सन 770 में सांचों से मुद्रण आरंभ हुआ। साम्राज्ञी का नाम है शोटोकू की आज्ञा से 10 लाख प्रार्थना पत्र छापे। कितने 10 लाख प्रार्थना पत्र छापे गए। इस योजना को पूरा करने में 6 वर्ष का समय लगा। ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने की क्रिया का आरंभ इसी प्रकार के प्रयत्नों से हुआ। धीरे धीरे छपाई के प्राथमिक रूप संसार के दूसरे भागों में भी पहुंचे। कागज बनाने की कला वहां पहले ही जा चुकी थी। चल टाइप के आविष्कार ने मुद्रण को नया स्वरूप दिया था। इसका श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को दिया जाता है, जिसने सन 1400 और 1468 के बीच चल टाइप का आविष्कार किया। उसकी 428 पंक्तियों की बाइबिल, गुटेनबर्ग बाइबिल को कई विद्वान दुनिया की पहली छपी पुस्तक मानते हैं। वैसे यह दावा दूसरी पुस्तकों के लिए भी किया गया है। संभवतः सन 1300 के आसपास
1300 के आसपास छपी एक कोरियाई धार्मिक पुस्तक अब तक उपलब्ध पुस्तकों में सबसे पुरानी है। इस पुस्तक में चल टाइप का उपयोग नहीं हुआ था। मुद्रण के आविष्कार से पुस्तकों और समाचार पत्रों के प्रकाशन का रास्ता खुला। इस तरह ज्ञान के प्रसार और स्थायित्व की संभावनाएं बढ़ी। ज्ञान अब तक के छोटे से वर्ग के हाथ में था। पुस्तकों और समाचार पत्रों ने उसका दायरा बढ़ाया और वे क्रम से सर्वसुलभ होने लगा। मुद्रण की क्रांति विचारों की क्रांति की शुरुआत थी। तो साथियों, ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास जिसमें मैंने आपको जनसंचार के माध्यमों के बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास किया। आपको ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।